गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जूल लॉ। लास्ट क्लास में हमने सीपी सीवी में रिलेशन पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है जूल्स लॉ। और इसी टॉपिक का सेकंड नेम ये भी है मेजरमेंट ऑफ del E upon del V at constant T। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जूल लॉ को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम कंसिडर कर लेते हैं, हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए एज वी नो। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें निकालना है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कैसे निकलेगा? डी ई इक्वल हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है, जिसमें से सेकंड टर्म है ये आपकी देखी हुई है। इस टर्म को हम सीवी कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो सबसे पहले ये वाली जो टर्म है इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, इसे हम लिख सकते हैं सीवी डी टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है वो इक्वल होती है सीवी के। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। जो सेकंड टर्म है उसे हम सीवी से ज्ञात कर सकते हैं, सीवी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म है इसको फाइंड आउट करने के लिए जूल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसको 1 नंबर दे दें। उसके बाद हम जूल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए ये इस तरह का एपरेटस है, जूल का एपरेटस है। इसमें दो बल्ब दिए हुए हैं जो कि कनेक्टेड है स्टॉप कॉर्क से। ये स्टॉप कॉर्क बनी हुई है। बल्ब ए जो है उसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है, जबकि जो बल्ब बी है वो खाली है। ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, ये स्टरर है। ठीक है, सबको मेंशन कर देती हूँ। थर्मोस्टेट वाटर। ये देखिए जो वाटर है वो टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है। ये बल्ब है, ये जो है स्टॉप कॉर्क है। ऊपर ये स्टरर हो गया, ये थर्मामीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में इनिशियली तो क्या है कि जो बल्ब ए है उसमें आइडियल गैस भरी हुई है, बल्ब बी जो है वो खाली है। इनिशियली इसका टेम्परेचर नोट डाउन किया जाएगा थर्मामीटर से। टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 निकला। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को नोट करने के बाद जो स्टॉप कॉर्क है उसको खोला जाएगा। बल्ब के ऊपर जो स्टॉप कॉर्क दे रखा है उसे खोला जाएगा, तो ए में जो गैस फिल है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी और बल्ब बी में जाएगी। कुछ समय बाद जो गैस है वो इवनली दोनों बल्ब में फिल्ड हो जाएगी। इस वाली कंडीशन में टेम्परेचर जो है थर्मामीटर में नोट डाउन किया जाएगा।
टेम्परेचर अगेन वही सेम टेम्परेचर आया जो एक्सपेंड होने से पहले का टेम्परेचर था। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक्सपेंड होने के बाद भी जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा मेंटेन रहा, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो इसका एक्सपेरिमेंट का पूरा मेथड है उसको मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम इसका आगे डेरिवेशन करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जैसे कि मैंने बताया, जो CV वाली जो टर्म थी, सेकंड टर्म जो है उसे हम इजीली CV से ज्ञात कर सकते हैं, CV से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें ये जूल मेथड का यूज़ किया गया है। जूल मेथड में देखिए देयर आर टू बल्ब A and B connected by stop cork। ठीक है, अब ये जो बल्ब है which is placed in water thermostat वाटर थर्मोस्टेट में इनको रखा जाता है। अब देखिए जो वाटर थर्मोस्टेट है उसमें थर्मामीटर और स्टरर भी मौजूद है, तो उसको भी लिखेंगे स्टरर एंड थर्मोमीटर ऑल्सो placed in water thermostat। दोनों चीज़ें हमने और लगा रखी हैं। इनिशियली देखिए, इनिशियल कंडीशन में क्या है, यहाँ पर बल्ब A है उसमें गैस फिल है। इनिशियली बल्ब A is filled with gas and bulb B is empty। note down temperature of thermometer। note down temperature of thermometer। let it is T1। now open stop cork then gas start expanding बल्ब बी में भी एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगी एंड स्प्रेड evenly in both bulb
बल्ब्स। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में जब गैस जो है इवनली दोनों ही बल्ब में स्प्रेड हो चुकी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अगेन नोट डाउन टेम्परेचर of thermometer which is T2। ठीक है, T2 हमने मान लिया। फाइनली it is clear that there is no change in temperature, that means T1 equals to T2। ये हमारी कंडीशन आ गई है। तो फर्स्टली तो आप इसका जो मेथड है उसे नोट डाउन करें, इसके बाद हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरी के बाद आगे हम अपने डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो निकल के सामने आ रही है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे देखिए जो गैस एक्सपेंड हो रही है वो किसी भी एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसकी मौजूदगी के बिना हो रही है, यानी यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर मौजूद नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो माना जाता है। तो देखिए इसको, as work is done against any, as work is done against एनी के जगह आप इसको ज़ीरो लिखें, एनी में तो नहीं आएगा शब्द, ज़ीरो आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई अपोजिंग प्रेशर मौजूद नहीं है, ज़ीरो प्रेशर। तो जब प्रेशर मौजूद नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि ये वाला जो वर्क है उसे ज़ीरो कंसिडर किया जाता है।
ये मैंने आपको जब वर्क का टॉपिक करवाया था तब आपको ये चीज़ मेंशन की थी, अगर याद नहीं है तो अपना जो फर्स्ट कंडीशन है वर्क का उसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर चेंज की यहाँ बात कर रही जा रही है। देखिए टेम्परेचर चेंज, नेक्स्ट थिंग जो है टेम्परेचर डज नॉट चेंज throughout experiment. That means before and after AFTR आफ्टर एक्सपेरिमेंट। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे भी। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है, तो इस वजह से जो dt है वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसके अलावा एक कंडीशन और आ रही है, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है दोनों बल्ब और वाटर यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग, जो कि बल्ब जो सिस्टम है उसको सराउंड कर रहा है, तो इनके बिटवीन जो है हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे Q भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल E बराबर है Q प्लस W के। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो चुकी हैं, Q भी ज़ीरो आ चुका है, Q ज़ीरो आ चुका है। इस जो डेल है इसे हम D के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें कंफ्यूज़न ना हो। तो देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जो हैं वो ज़ीरो हो चुकी है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है, तो इसके बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे बाय पुटिंग these value in फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी डेल E इक्वल्स टू ये वाली हमारी टर्म आई थी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो गई क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज अभी हमने बताया ज़ीरो है। ये वाली जो टर्म है ये भी ज़ीरो हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास ये, सिर्फ इतना सा बचेगा। तो देखिए इसी में आगे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट करें, इसके आगे इस डेरिवेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट डाउन करें।
नेक्स्ट देखिए हमारी जो ये वाली इक्वेशन आई है इसी से ही आगे हम देखते हैं। तो देखिए अगर ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो ये इक्वल हो 0 के या फिर ये इक्वल हो 0 के। पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है। बट गैस इज एक्सपेंडिंग, सो ये वाली जो टर्म है वो 0 नहीं हो सकती है। तो कौन सी टर्म 0 है? ये वाली टर्म जो है वो इक्वल है 0 के। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर देखिए अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, इफ expansion is isothermal, if expansion is isothermal then there is no internal energy change। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये कंक्लूजन निकल ही आया कि जो एक्सपेंशन है अगर आइसोथर्मल हो रहा है, एक्सपेंशन कैसे? वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तभी तो ये वैल्यू हमारी 0 आई है। तो ये हो गया कंक्लूजन की बात। लेकिन जूल लॉ क्या कहता है? देखिए जूल लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, ना कि वॉल्यूम का। क्योंकि वॉल्यूम पे अगर ये डिपेंड करता तो वॉल्यूम की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती। सो यहाँ पे देखिए जूल लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ इंटरनल एनर्जी does not depend upon वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स internal energy is function of temperature only। ठीक है, E इक्वल्स टू एफ टी, ये है जूल का लॉ। E जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, ना कि वॉल्यूम का, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो है पूरा आप इसको नोट डाउन करें। अभी ये जो टॉपिक है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले इसको नोट करें।
ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए, अब ये जो मेजरमेंट है, ये वाली जो वैल्यू है वो आइडियल गैस की यहाँ बात हो रही है। दिस इक्वेशन this condition is for ideal gas। ये आइडियल गैस के लिए कंडीशन है which is not obey by रियल गैस। रियल गैस के केस में अगर हमें वैल्यू निकालनी है, रियल गैस के केस में कभी भी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी ज़ीरो के, ठीक है। तो अगर रियल गैस के केस में हमको ये वैल्यू निकालनी है तो वो निकलेगी म्यू जे के द्वारा। जो म्यू जे है वो है जूल कॉफिशिएंट। जूल कॉफिशिएंट से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करें। ओके, तो आज की क्लास में हमने देखिए जूल एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो समझ लिया, जूल लॉ समझ लिया। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें जूल कॉफिशिएंट और अभी आपको बताना है। जूल कॉफिशिएंट जो ज़रूरी है वो इसलिए ज़रूरी है कि हम रियल गैस के लिए ये वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आती है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जूल कॉफिशिएंट पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है जूल कॉफिशिएंट वाला टॉपिक, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।